तो बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम है कि जो लीनियर मोमेंटम हमने पहले पढ़ा हुआ था, मोमेंटम जिसको लिखते थे, उसका ही रोटेशनल इफेक्ट। इसका मतलब है किसी बॉडी के अंदर में कितना सा रोटेशनल मोशन प्रेजेंट है, ठीक है, उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल एनालॉग है ये लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, या किसी बॉडी में कितना रोटेशनल मोशन प्रेजेंट है। द मेजर ऑफ रोटेशनल मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी। कोई भी बॉडी है उसमें कितना सा रोटेशनल मोशन प्रेजेंट है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखो अपने पास में एंगुलर मोमेंटम है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाएगा। ये अपने पास में कोई बॉडी है, इस वाले पॉइंट के अबाउट में बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जो कि हम ऑलरेडी टॉर्क वाले केस में भी पढ़ चुके हैं। ए जो है वो है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में बॉडी रोटेशन स्टार्ट करेगी। ठीक है, एक है अपने पास में पॉइंट बी। बी वाला पॉइंट वो है जहां पे लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया हुआ है बॉडी पे। ठीक है, जिस पे कि लीनियर मोमेंटम बॉडी पे अप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट में। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक का एक हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको बोला जाता है आर वेक्टर। ठीक है, अब मैं जो बी है उसको लिखता हूं। बी जो है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो वो पॉइंट है जहां पे लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया गया है तो इसकी वजह से बॉडी में कितना रोटेशनल इफेक्ट आएगा, और इसके जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज करी जाती है उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। तो जो टॉर्क में चीज करी गई थी वही चीजों का हम यूज करेंगे। इस वाले एंगल को बोल देंगे थीटा, जो अपने पास में लीनियर मोमेंटम और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, इसमें हमने आर वेक्टर को डिफाइन कर लिया है, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक का बनता हुआ एक वेक्टर बना दिया है। ठीक है, ओके। एंड एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये जो आर वेक्टर है इसका एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, आर क्रॉस, ये बन गया है अपने पास में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए वही तरीका यूज किया जाएगा जो क्रॉस प्रोडक्ट रूल में किया करते थे। ठीक है, या जो टॉर्क में किया करते थे, सेम मेथड रहेगा, आर से पी की डायरेक्शन में क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो कैसे निकाली जाएगी। ऐसे कर सकते हैं आर पी साइन थीटा एन कैप, या फिर एंगुलर मोमेंटम को ऐसे लिखा जा सकता है आर परपेंडिकुलर इंटू पी, या ऐसे लिखा जा सकता है आर इंटू पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, इनमें से कोई भी तरीका जो है वो अपने लिए अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, या तो पोजीशन वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ले लेंगे और लीनियर मोमेंटम कंप्लीट, या फिर लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर कंप्लीट। ठीक है, सेम ही चीज़ें हैं जो हमने टॉर्क में किए थे, फॉर्मूले वैसे ही सेम है। ठीक है, तरीका इनका आता है, क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे कि इनके कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके।
तो लिखता हूँ बेटा क्वेश्चन क्या है। एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल with constant speed v. मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो मास है वो है m एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज r. कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर। जो इसका सेंटर है, सेंटर के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है उस पार्टिकल का। इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन हो रहा है। अब पार्टिकल मान लेते हैं जब यहाँ पे था पार्टिकल, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो v वेक्टर थी। इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ये है r। ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये वो भी बात है। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल घूमता हुआ जा रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r इंटू परपेंडिकुलर मोमेंटम, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो है r, तो r है उसको तो r ही लिख दिया। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर में ही है और वेलोसिटी को ही अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मोमेंटम बन जाएगा। तो मोमेंटम का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, mv। और एंगुलर मोमेंटम ऐसे केस में mvr आता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बार बार हमने पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है ऐसे केस में mvr। ठीक है, क्लास 11th में केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर बाई चांस कहीं पे भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, और इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ये लो डायरेक्शन बना दी है, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सी बना लिया करो जिससे कि पता चल जाए ये एंटी क्लॉकवाइज है, या एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपरली लिखा भी जा सकता है। ओके, तो ये हमने एक एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। और देखो एक और एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड, वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन, a particle of mass m is projected with velocity v making an angle 45 degree with horizontal. The magnitude of angular momentum of particle about point of projection when particle is at maximum height h is। ये अपने पास में क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो और वीडियो को पॉज करके इसके आंसर की ट्राई करो कि आंसर इसका निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। एक पार्टिकल है जिसको कि हमने प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से, और जो कि एंगल थीटा बना रहा है। तो इस तरीके से पार्टिकल है उसका मोशन होगा, जो ये कि जो है प्रोजेक्टाइल बन गया है। ये लो भाई प्रोजेक्टाइल बना दिया है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जा रहा है। ठीक है, एंगल है इसका 45 डिग्री। ओके, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में जब ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया है। ये है इसकी मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंच गया है तो उस मोमेंट पे, ठीक है, उस मोमेंट पे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें बताना है कि भाई कितना इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। चलो तो देखो इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो लिख लेंगे। तो पार्टिकल का मास इंटू यहाँ पे सिर्फ ओरिजोनटल वेलोसिटी होती है जो कि बनती है v कोस थीटा। ठीक है, अब मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो उस केस में क्या फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, या तो r क्रॉस p लिख दूँ। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है। r क्रॉस p हो जाता है आर पी साइन थीटा। r तो अपने पास में ये होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का r वेक्टर बनेगा। ठीक है, इस वेक्टर को निकालने की बजाय में एक और तरीका भी मैंने बताया था। वो क्या था कि जो मोमेंटम वाली लाइन है उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और ओरिजिन से लेकर वहाँ तक का एक जो डिस्टेंस डालेंगे वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लगा रहे हो आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर है वो इसकी मैक्सिमम हाइट के ही इक्वल है। तो मैक्सिमम हाइट इंटू पी,
मैक्सिमम हाइट आ जाती है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और मोमेंटम है वो आ जाता है एम वी कोस थीटा। ठीक है, ये भी भाई v ही है। वी स्क्वेयर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये वाला जो 2 है उसको मैंने ऐसे ही रख दिया है, साइन स्क्वायर की जगह पे 1/2 आ गया है, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर रखा। अब लिखता हूँ आगे जी, ये लिख दिया जी, और एम वी कोस थीटा कोस 45 भी आता है 1/√2। तो इसका जो आंसर है वो बन जाता है अपने पास में एम वी क्यूब अपॉन 4√2। तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। बस इतना इजी सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इसमें को और कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, हाइट की टर्म्स में चाहे तो हाइट की टर्म्स में भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इस हाइट की जगह पे ये स्मॉल एस लिखा जाता तो ये वाली टर्म वैसी बनी रह जाती, तो वो बन जाता है एम वी कोस थीटा इंटू एच। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने सारे के सारे आंसर आ चुके हैं। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम में इसी तरीके के कोई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में देख लेना, जो भी अपने पैकेज में है सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से टॉर्क के क्वेश्चन करते थे वैसे ही हैं। आगे जाके एंगुलर मोमेंटम को और थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं वो आगे जाके ही आएंगी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आगे जाके ही करेंगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अगली जो चीज़ करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी बेटा ऐसी बॉडी होती है जिस बॉडी की जो बॉडी कभी भी डिफॉर्म ना करे, कभी बैंड ना हो, ऐसी बॉडी के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, रिजिड बॉडी इज द बॉडी दैट डू नॉट या दैट कैन नॉट डिफॉर्म, बैंड और वाइब्रेट। ऐसी बॉडी है जो कि बैंड ना हो, कि जिसकी शेप वेप चेंज ना हो, जिस पे सीधा फोर्स लगाएं तो मोशन ही करे। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो ट्रांसलेशन मोशन करेगी या उस पर टॉर्क लग रहा होगा। ऐसी बॉडी है, उसको बोला जाता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी है जो अपने पास में वो इक्विलिब्रियम में कब होती है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट बॉडी अब रोटेट भी कर सकती है, क्योंकि इस चैप्टर में रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो ऐसे को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इफ ए रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन इट विल हैव कांस्टेंट लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। ऐसी बॉडी जिसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, और साथ साथ में उस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो भी जीरो हो। नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब है उस वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो का होने का मतलब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। बॉडी नेट बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड अपने पास में, और इन दोनों को मिला के जो इक्विलिब्रियम बोलता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड ही अपने पास में एक दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं।
एक दो टाइप के केस आते हैं, वो वाले जो केसेस हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले टाइप का प्रॉब्लम आती है वो है लीवर प्रॉब्लम। लीवर सिस्टम देखो बेटा अपने पास में क्या होता है, इसमें ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर बाई चांस बेटा हमारे पास में एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है, तो जनरल तरीके से उसको नहीं उठाया जा सकता है, तो उस केस में हम लीवर सिचुएशन का यूज करते हैं या लीवर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, लीवर सिस्टम में एक हम इस तरीके से ट्राइंगल जैसा कुछ बना देते हैं जिसको फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो अपना लोड है, जो हैवी लोड है उसको रख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड है उसको उठा सकते हैं एक थोड़ा सा एफर्ट लगा के भी। एफर्ट ये है लोड, इस तरीके से हम इसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है फलक्रम। तो इस वाले सिस्टम को बोला जाता है लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम के एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीसो है वो भी लीवर प्रॉब्लम ही है। ठीक है, जो अपने पास में सीजर होती है, जो कैंची होती है, कैंची भी बेटा लीवर प्रॉब्लम ही है। कैंची में ये है इसका फलक्रम, यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं इसको कंप्रेस करने में, यहाँ पे लोड है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ये भी एक लीवर प्रॉब्लम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम है उनको इस तरीके से सोल्व किया जाता है। एटलीस्ट देखो इस बॉडी को अगर मुझे उठाना है तो यहाँ से लगने वाला जो एफर्ट है वो इस लोड के बराबर, मतलब कि ये एफर्ट है उस लोड को उठा देना चाहिए। ठीक है, दोनों का बराबर होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट ऐसा सिनेरियो तो होना ही चाहिए कि दोनों का जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो सके, और इसको मैं और थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो वो उठना स्टार्ट हो जाए। जस्ट लिमिटिंग केस है, वहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। तो उसी केस में हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सोल्विंग द प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम है उनको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो देखो एक इस तरीके से हमने सिनेरियो है वो कंसिडर कर लिया। ठीक है, इधर पे फलक्रम लगा दिया है। ठीक है, इस तरफ हमने लोड रख दिया है, लोड इस तरफ रख देता हूँ, चलो इस तरफ हमने लोड रख दिया है, इस तरफ से मैं लगा रहा हूँ एफर्ट। एफर्ट है उसकी वैल्यू मैंने मान ली है F2। यहाँ पे जो लोड रखा है उसको मैंने मान लिया है F1 है, वो लोड है। ठीक है, और ओके, लोड की तरफ वाला जो डिस्टेंस है वो है x1, इधर का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया है x2। ये अपने पास में x1 x2 F1 F2 किस तरीके से रिलेटेड रहेंगे ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये F2 है भाई। इस प्रॉब्लम को अब हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर पे सबसे पहला काम क्या होगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सके। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एक इस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, क्योंकि ये अपने पास में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, तो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और साथ साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। तो पहले लगाते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है इस पे लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो होगा, जितना अपवार्ड फोर्स है उतना ही इस पे लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स होगा। अपवार्ड फोर्स है नॉर्मल, डाउनवर्ड वाला फोर्स है F1 और F2। ये दोनों लगने वाले बेटे इस पे नीचे की तरफ है, ये इस पे लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स है। ठीक है, फलक्रम क्योंकि कनेक्टेड है तो भाई ऊपर की तरफ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। एक इक्वेशन अपने पास में ये निकल के आ गई है। ठीक है, साथ साथ में दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है अब देखो ये समझते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब होगा
जब इस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। तो अब इस केस में हमें नेट टॉर्क 0 करना है। तो इस बॉडी है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ऐसा पर कोई भी केस आए ना, तो उसमें कंसिडर करके चलना कि इस वाले पॉइंट के अबाउट में नॉर्मल निकालें, तक इस वाले पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालें, ताकि इस नॉर्मल का जो टॉर्क है वो 0 हो सके। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालेंगे और उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क अबाउट नॉर्मल, इसको मैं निकालता हूँ। इसके अबाउट में टॉर्क निकालेंगे तो नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा। F1 जो है उसका टॉर्क क्या आएगा, F1 इंटू यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और ये इस फोर्स की वजह से ये जो है ये इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, और इसका जो अपने पास में रोटेशन है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया है मैंने। ठीक है, रोटेशन को ऐसे ना बना के चलो एंटी क्लॉकवाइज ही लिख दिया है। ठीक है, साथ साथ में नेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x2, और इस पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो है F2। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने लिख दिया है। और अब इसकी वजह से ये रोटेट करेगा तो इसका जो टॉर्क है वो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। दोनों को मिला के जो नेट टॉर्क है वो है 0। तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। इसका मतलब क्या है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जितना क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज हम कर लिया करेंगे, ताकि नेट टॉर्क को 0 बनाया जा सके। तो एक तो तरीका ये है, F1 X1 को मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही रखा। ठीक है, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए -F2 X2 एंटी क्लॉकवाइज उसको कर दिया है 0। एंटी क्लॉकवाइज को कॉमन लेके हमने काट दिया है। ठीक है, तो F1 X1 इज इक्वल टू F2 X2। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी हो तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, जितना एंटी क्लॉकवाइज है और जितना क्लॉकवाइज है दोनों को इक्वल कर दिया करेंगे बस। ठीक है, तो F1 X1 इज इक्वल टू F2 X2। और यहाँ से हम एक वर्ड का यूज करते हैं ऐसे केस में जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन किया जाता है लोड अपॉन एफर्ट। जितना हमने लोड लगाया है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना हमने एफर्ट लगाया है उससे। तो जो लोड लगाया है वो है F1 और एफर्ट लगा है वो है F2। तो F1 अपॉन F2, यहाँ से हम निकाल लेंगे F1 अपॉन F2 को, जो कि आ जाएगा X2 अपॉन X1। यही हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हम लार्ज लोड को भी उठा सकते हैं थोड़ा एफर्ट लगा के। ठीक है, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मतलब है वी कैन पिक लार्ज लोड बाय स्मॉल एफर्ट। थोड़ा सा एफर्ट लगा के भी लार्ज लोड को उठाया जा सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है। चलो, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं जिनमें यही सब चीज़ यूज होगी। एक एग्जांपल है बेटा इस तरीके से है, ये लो एक सीसो बना देता हूँ मैं, और इधर पे एक फलक्रम लगाया हुआ है। ठीक है, और टोटल सीसो है वो है 10 मीटर का। ये है x, इस तरफ है 10 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका वेट है 100 kg। यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका वेट है
70 kg। ठीक है, इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। ठीक है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट बोथ कैन प्ले ऑन सीसो, दोनों के दोनों सीसो पे आराम से झूल सके। उस सिनेरियो में अपने पास में जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो बेटा कर देते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। तो इसमें अपने पास में सबसे पहले तो अपना काम होगा कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाया जाए। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। ओके, सॉल्यूशन का डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ ताकि भाई तुम्हें दिक्कत ना आए। सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो 100 का वेट लिखेंगे, 100 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 70 का वेट हो जाएगा 70 g। यहाँ पे लगने वाला जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू n बन जाएगी। तो देखो क्या क्या इसमें लगा सकते हैं। एक तो इसमें टॉर्क की बैलेंसिंग कर सकते हैं, एक फोर्स की बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स वाला देखो इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी केस आए तो उस केस में यहाँ के अबाउट में टॉर्क लगा के उसको जीरो कर दिया करेंगे। ठीक है, इस नॉर्मल वाले पॉइंट के अबाउट में जो टॉर्क होगा उसको क्या करना है। ठीक है, टॉर्क अबाउट इस एन वाले पॉइंट को जीरो कर दिया मैंने। जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं पहले तो 100 g। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो फोर्स है 100 g इंटू यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, और इसकी वजह से ये बॉडी जो रोटेट करेगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, प्लस यहाँ तक का जो फोर्स है वो है 70 g इंटू इधर तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 - x, और इसकी वजह से जो बॉडी रोटेट करेगी वो होगा क्लॉकवाइज। दोनों को मिला के जो बन जाएगा वो बनेगा 0। ठीक है, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क है। 100 g इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 g इंटू 10 - x। तो g से g कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बन जाता है 10x इज इक्वल टू 70 - 7x। ओके, तो 7x ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 17x, ये बन जाएगा 70, x की वैल्यू बन जाएगी 70/17, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.64 मीटर होगा। वैसे ये हो जाता है इसका आंसर। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, एक आधा क्वेश्चन है जो कि अपने नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ और क्वेश्चन है वो करते हैं। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ऐसी कुछ रोड है, इस रोड पे यहाँ पे फलक्रम को रखा गया है। ठीक है, और इधर पे हमने एक वेट हैंग कर रखा है जिस वेट की वैल्यू है 10 kg। ठीक है, इसके जो सबसे दूर वाला एंड है वहाँ पे एक वेट को हैंग कर रखा है जिसकी वैल्यू है 2 kg। ओके, ठीक है, और साथ साथ में ये डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है 1 मीटर, और इसके इस तरफ का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ओके, तो ऐसा सा सिनेरियो है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मास ऑफ दिस रोड। ये जो रोड है इसका मास निकालना है, सो दैट सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। कि भाई जो इस पे लगा हुआ जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे भी है, और इस केस में ये जो रोड लगी हुई है इसका मास कैलकुलेट करना है। ये अपने पास में है क्वेश्चन। तो बेटा इसमें भी क्या करना है, नेट टॉर्क जीरो करना है। किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क जीरो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल के अबाउट ही कर सकते हो। बट अपने लिए नॉर्मल थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि ज़्यादा इक्वेशंस उसमें सोल्व नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम होगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसलिए अलग से बना रहा हूँ क्योंकि बेटा इसमें नोट्स अपलोड करूँगा ताकि तुम्हें देखने में पता चल जाए कि क्वेश्चन ये था, आंसर ये है। ठीक है,
तुम सेम ही क्वेश्चन पे भी बना सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका जो बेटा वेट है ना वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। इस तरफ 2 मीटर है, इस तरफ 2 मीटर है, यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका जो वेट है वो लग जाएगा 2 M×G। ठीक है, लेट मास ऑफ रोड हमने मान लिया है M। ओके, 2 का जो वेट होगा बेटा वो बन जाएगा 2G, 10 का जो वेट होगा वो बन जाएगा 10G। ओके, तो इस तरीके से सिनेरियो बन गया है। इस केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क 0 होगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट में देखते हैं तो लेफ्ट में जो है ये इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो 10G है फोर्स, और ये कितने से डिस्टेंस पे लग रहा है 1 मीटर पे। इस तरफ है mg है फोर्स, और कितने मीटर पे लग रहा है 1 पे। आगे है 2G है फोर्स, और कितने मीटर पे लग रहा है 3 मीटर पे। तो इस तरीके से सिनेरियो होगा। G से G कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 10 = M+6। M की वैल्यू आ जाएगी 4 kg। रोड का जो मास है वो 4 kg है। वैसे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आए उसको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और है कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है। अगला जो अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक के बारे में करते हैं जिसको बोला जाता है कपल फोर्स। कपल फोर्सेस। ठीक है, कपल फोर्सेस का क्या मतलब है? कोई एक बॉडी है, इस तरीके से कोई बॉडी है, इस बॉडी पे बेटा दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है F, वो इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, इसका पॉइंट है ए वाले पॉइंट पे लग रहा है। दूसरा वाला फोर्स है वो लग रहा है बी वाले पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे। चलो, ये चीज़ अपने के लिए क्लियर है। एक लग रहा है ए पॉइंट पे, एक लग रहा है बी पॉइंट पे। अब अपने को हमें निकालना है कि हाँ, इस सिनेरियो में इसका सिनेरियो का मतलब क्या होता है। अगर बेटा दो फोर्स हैं इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, बट दोनों सेम लाइन के अलोंग में नहीं लग रहे हैं, ठीक है, या सेम पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, ऐसे फोर्स को बोला जाता है कपल फोर्स। ठीक है, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एंड आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल हैं, एंड ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट ऐसे ही लिख, बट नोट एक्ट अलोंग सेम लाइन, दोनों के दोनों सेम लाइन के नहीं लग रहे हैं या सेम पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है कपल फोर्स। एक फोर्स है ऐसे, एक फोर्स है ऐसे, ये इस लाइन के अलोंग है, ये इस लाइन के अलोंग है, दोनों अलग अलग लाइन के अलोंग है। ठीक है, ऐसे फोर्स को क्या बोला जाता है? ये दोनों के दोनों फोर्स है, ये कपल फोर्स है। इस केस में, इन दिस केस, ऐसा जो भी केस बनता है उस केस में जो नेट फोर्स है वो 0 होता है। ठीक है, और नेट टॉर्क जो है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो कोई भी जब कपल फोर्स लग रहा होता है बेटा, उसकी वजह से सिर्फ रोटेशनल मोशन आता है, ट्रांसलेशनल मोशन इसकी वजह से नहीं आता है। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कपल फोर्स। आया हुआ क्वेश्चन है PYQ में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जब भी कोई दो कपल फोर्स लग रहे होते हैं उनकी वजह से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, नेट ट्रांसलेशनल मोशन या नेट रोटेशनल मोशन। सिर्फ रोटेशनल मोशन उसकी वजह से बनता है, नेट टॉर्क नॉन जीरो रहता है। इस केस में हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो बेटा इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालेंगे ना, उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल लेता हूँ। मैंने एक रैंडम सा पॉइंट चूज कर लिया है, इस वाले पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालना है,
और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए वाले पॉइंट के अबाउट में, ए नहीं ओ वाले पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओ वाले पॉइंट के अबाउट में पहले निकाला जाएगा ए का टॉर्क। ठीक है, फिर मैं ओ वाले पॉइंट से बी का टॉर्क निकाल, तो नेट टॉर्क जो है किसी ऐसे ही रैंडम पॉइंट के अबाउट में, ओ वाले पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क अबाउट ओ, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है देखो, ओ ए तक का जो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा एफ के साथ में, प्लस ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा एफ के साथ में। दोनों की वजह से जो टॉर्क है वो आ गया है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आर है वो ओ ए से लिखा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो आर है वो ओ बी से लिखा जा रहा है। ठीक है, एफ को कॉमन ले लिया है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर क्रॉस एफ, एफ को कॉमन ले लिया तो इस तरीके से आ गया है। तो बेटा इसमें हमने लिखने में एक चीज़ गलत लिख दी है, देखो इस वाले फोर्स को अगर मैं एफ वेक्टर लिखूंगा तो इस फोर्स को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एफ वेक्टर, ऐसे लिखना था, क्योंकि ये वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ओ बी के साथ में ये जो आएगा इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एफ। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे तो ओ ए माइनस ओ बी ये बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा अपना जो नेट टॉर्क है वो। ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी, अब ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ऐसे मैंने एक वेक्टर डिजाइन कर लिया है ए से लेकर, सॉरी बी से लेकर ए तक का। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको मैंने लिख दिया है आर वेक्टर। बेटा यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है बी से लेकर ए तक का। ठीक है, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है आर वेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ, तो देखो मैंने ओ बी के अंदर में अगर आर को ऐड किया तो दोनों को मिला के ओ ए बन गया है। ठीक है, तो ओ बी प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, इसका मतलब है आर वेक्टर बन जाता है ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर है वो बन गया है आर वेक्टर, तो यहाँ से बन जाता है आर क्रॉस है। तो इस केस में जो नेट टॉर्क है, कपल फोर्स है, उस केस में जो नेट टॉर्क है उसकी वैल्यू बन जाती है आर क्रॉस एफ। अब इसको मैं एक और बार रीड्रॉ करके उस चीज को समझा देता हूं, आर क्रॉस एफ है उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो बेटा आर वेक्टर कहां से कहां तक बना है, ए से बी से लेकर ए तक में, तो इसका मतलब है मैं ऐसे इस लाइन को एक्सपेंड कर दूं और ऐसे जो बना दूं, ये जो इतना सा डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाएगा, आर परपेंडिकुलर। तो इसमें आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर दूं तो भी अपना काम चल जाएगा। तो जो नेट टॉर्क है को निकालने का जो तरीका होता है वो तरीका अपने पास में हो जाता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जब भी अपने पास में कपल फोर्स लग रहे होते हैं तो दो फोर्स हैं, उनकी दोनों की लाइन को एक्सपेंड करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, दोनों की एक दूसरे की डायरेक्शन में, और उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी एक फोर्स से, ऐसे बनता है कपल फोर्स का टॉर्क। ठीक है, कपल फोर्स में नेट फोर्स है वो तो जीरो ही रहेगा क्योंकि राइट में भी एफ है लेफ्ट में भी एफ है, जिसको मिला के जो रिजल्टेंट है वो बन जाएगा जीरो। तो ये इस तरीके से है। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि इस कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके। लेट ए डिस्क, ठीक है, ऐसी डिस्क है और ऑफ रेडियस 2 मीटर, 2 मीटर की एक डिस्क है, इस पे फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं बेटा, इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ 10 न्यूटन। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है इस पे लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना होगा। फाइंड आउट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क
ऑन दिस डिस्क, ये वाली जो डिस्क है इस पे लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क है वो कितना होगा। देखो अब निकाल देते हैं। बेटा जितना राइट में फोर्स है उतना ही लेफ्ट में फोर्स है, तो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कपल फोर्स है तो इसका जो नेट टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट टॉर्क है उसकी वैल्यू आ जाती है कोई भी एक फोर्स इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डायमीटर के इक्वल होगा, डायमीटर बन जाएगा 4 इंटू 4 मीटर, तो इसका आंसर आ जाता है 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी क्लॉकवाइज। इस तरीके से कपल फोर्स है उनका जो टॉर्क है उसको निकाला जा सकता है। ये सबसे इजी तरीका है कोई भी कपल फोर्स है उसके टॉर्क को निकालने का। चलो और देखो, अगला जो कंसेप्ट है वही करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे हम ग्रेविटी को कंसंट्रेट होता हुआ मानते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटी है ना, अर्थ की ग्रेविटी हर जगह पे सेम नहीं होती है, अलग अलग जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। ग्रेविटेशन चैप्टर की वीडियो आ गई है, उसमें भी आप देख सकते हो कि हर जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो अपने पास में जिस पॉइंट पे ग्रेविटी कंसंट्रेट होते हुए मानते हैं उस पॉइंट को ही बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल ही अलग होता है, सेंटर ऑफ मास का इसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर वेट ऑफ बॉडी वेट ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का वेट है उसको कंसंट्रेट होता हुआ मानते हैं। ठीक है, जहां पे बॉडी पे ग्रेविटी लग रही होती है। इट हैज नो लिंक विद सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो इस तरीके से है, अगर अपने पास में एक बॉडी है, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो mg लिखा जाता है बेटा, जो वेट लगाया जाता है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा हुआ मानते हैं। अगर अपने पास में बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज की है या पॉइंट साइज की बॉडी है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही हो। ठीक है, और वेरी स्मॉल बॉडी, स्मॉल बॉडी किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटी के कंपैरिजन में। ग्रेविटी कौन लगाती है, अर्थ, एज कंपेयर टू अर्थ। अगर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है अर्थ के साइज के कंपैरिजन में, तो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर कोइंसाइड। ठीक है, इस पे वेस्ट 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को अभी नोट करके ही लिखवा देता हूं। ठीक है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट में ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा, भाई वहीं पे ग्रेविटी लग रही है, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो ग्रेविटी है, जो या जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लग रहा होता है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट में ग्रेविटी का टॉर्क निकालेंगे तो वो 0 आएगा, ये है इस चीज़ का। दूसरा पॉइंट है, इफ अर्थ रेडियस इज इनफाइनाइट, अगर अर्थ की रेडियस है वो इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो अर्थ की रेडियस इनफाइनाइट है तो अर्थ का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू अपनी बॉडी, तो अपनी बॉडी स्मॉल जैसी बिहेव करेगी। ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास एंड
सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही जगह पे होंगे, कोई उनमें दिक्कत आने की बात है ही नहीं। तो ये अपने पास में है दोनों पॉइंट्स। ओके, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों चीज़ें हमने लिख ली है। अच्छा, तो अब देखो इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड मुझे एक क्वेश्चन ध्यान में आ गया है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, जेई लेवल का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स वाले कंसेप्ट हैं वो यूज होंगे। क्लास 10th में मैथमेटिक्स का कंसेप्ट एक यूज करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए, उस कंसेप्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, पार्टिकल हैविंग मास 2 kg मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव कर रहा है 8 की स्पीड से। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो बच्चे कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो अपना होगा कि इसकी जो इक्वेशन है उसको ड्रॉ करना। ठीक है, ये इक्वेशन का कोई ज़रूरी बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन है ऐसा मान लेते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसी सी कुछ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इस लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है बेटा, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। इस लाइन के अलोंग में कोई पार्टिकल जा रहा है जिसका मास m और स्पीड है v। मास है उसका 2 kg और जो स्पीड है उसकी है 8। mv की वैल्यू लिख लेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तब। ठीक है, अब इसका बेटा अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा। एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें डालना होगा। तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गया है ये। अब आर परपेंडिकुलर निकालना है, उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी के लिए मैं। फाइंडिंग आउट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो जो इसकी इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाइड y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से बन जाएगी 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, वाई इज इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4 इंटू एक्स। ओके, ठीक है, अब आर परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका अपने पास में फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। इसके फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि कोई भी अपने पास में इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन की है उसको ऐसे पुट करेंगे ए एक्स, जो अपने पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास में यहाँ पे दिख रही है ना, इसी को ही कर लो। इसमें 5 वाली टर्म को सिर्फ इस तरफ लेके आ जाते हैं। ठीक है, 3x, अब पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और x की जगह पे और y की जगह पे वो पॉइंट पुट कर देंगे अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इस तरीके से इसको रीअरेंज करके लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की जो रीअरेंजमेंट करी है ना उसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ही रीअरेंजमेंट लिख लेता हूँ कि 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x नोट और y नोट जिन पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है वो है 0,0। ऐसे लिख लो बेटा, इससे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला मेथड है वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रह जाता है आपके लिए, ये सिंपल क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो क्या आ जाता है, a है अपने पास में 3 और x नोट है उसको पुट करना पड़ेगा 0। 3 इंटू 0 4 इंटू 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। ऊपर जो है वो बन जाता है -5 का मैग्नीट्यूड जो कि बनता है 5 अपॉन नीचे भी बन जाएगा 5। तो यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो अपने पास में जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू आ जाएगी लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम आ जाएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू 8 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1। इसका जो आंसर है वो बन जाता है 16 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड।
ये बन जाता है इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई ज़रूर करना ऐसे और भी क्वेश्चंस को।